आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। हफ्ते के आखिरी प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले आप तमाम हज़रात का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने कल के शो को पसंदीदगी से नवाजा, बेहद शुक्रिया, हज़ार शुक्रिया परवरदिगार आलम का कि जिसने मुनासिब काम जिसे आप मेयारी समझते हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मेरे बारे में अल्लाह ने उसने ज़ल्म में मुब्तला रखा है। उसके बाद आज मौजू की तरफ आते हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची का इंतखाबी मैदान खुला छोड़ दिया है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जिसने MQM के गढ़ लियाकताबाद में घुसकर टंकी ग्राउंड को फ़तह करने की कोशिश की थी और उसके बाद बिलावल साहब ने पीपल्स पार्टी के लिए MQM को एक ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की थी। अब वो कोशिश जो है वो नहीं की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी के लोगों की तवज्जो अंदरून सिंध रादर ज़्यादा मरकूज़ है। नून लीग की अगर हम बात करें तो नून लीग में अभी इस वक्त चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ मामलात हैं, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की सेहत वगैरह के हवाले से, ताहम चौधरी निसार की जो जद्दोजहद इन्वर्टेड कॉमास में उन्होंने की और उसके बाद फिर हर दूसरे दिन मुकर जाते हैं, हर दूसरे दिन एक नया बयान दाग देते हैं। कभी कहते हैं कि मैं बोझ उठाता रहा हूँ नून लीग का, नवाज़ शरीफ साहब का, मैं कभी बोझ नहीं रहा, फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। मेरे ख्याल है शायद चौधरी साहब के लिए कहा गया था, बावजूद तमाम तक सीनियरिटी के। ये क्यों बार बार लुका छुपी का खेल ये खेल रहे हैं, आँख मचोली, इसके ऊपर बात करेंगे। प्लस तहरीक इंसाफ में जो दिन ब दिन इतनी मेहनत से खलीज डाली जा रही है, कौन डाल रहा है अल्लाह जाने, लेकिन बहरकैफ एक बात तो तय है कि रोज़ाना चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब किसी नई मुश्किल में शिकार गिरफ़्तार नज़र आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे सऊद मजीद साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। ये हमारे साथ मौजूद होंगे फयाज़ुल हसन चौहान साहब, जो कल अनफॉर्चुनेटली हमारे शो में शरीक नहीं हो पाए थे बावजूद कमिटमेंट, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर गबूल साहब का शुक्रिया कि सर आज आप हमारे साथ खुसूसी दरख्वास्त पे हमारे स्टूडियो में चल करके तशरीफ़ लाए अपनी बावजूद कमिटमेंट के। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में खुश आमदीद कहूँगा। नादिर साहब, सर आपकी इजाज़त से मैं पहले फ़ैयाज़ साहब से निमट लूँ। फ़ैयाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम है जी, नबी पाक का सदका है। अच्छा, नबी पाक का सदका, चले माशाल्लाह, ये सदका तो अल्लाह ताला अहले ईमान को मुबारक करे। सर ये मुझे बताएं, ये तहरीक इंसाफ में जो रोज़ाना की बुनियाद पे ये डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है और उसके बाद फिर एक पंचर हो जाता है टायर, आपके ख्याल में ये मेहनत किसकी है? कितने बड़ों ने दुआओं से नवाजा है जो हर दूसरे दिन तहरीक इंसाफ के कैंपों में एक नई खबर आती नज़र आ रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह पाक के करम से ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान की क़यादत ही है कि जिसने सबसे पहले PTI के टिकट अनाउंस किए। फिर अनाउंस होने के बाद अगर कोई ग्रीवेंस थी लोगों की, कोई एतराज़ात थे, कोई अप्रीहेंशंस थी, तो उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो रिव्यू बोर्ड बनाया। रिव्यू बोर्ड के ज़रिए से जनाब दोबारा से सर्वे करके प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके फ़ाइनल आज जनाब वो लिस्ट जनाब वो फ़ाइनल कर दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि PTI में कोई इतना ज़्यादा कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं है। डेंटिंग पेंटिंग का आलम तो आपको दूसरी जमातों के अंदर मिलेगा, सरासीनगी का आलम है, वीरानगी का आलम है, क्योंकि PTI इस वक्त एक हुक्मरान पार्टी के तौर पे उभर रही है। तो सारी मीडिया की भी और पब्लिक की भी और हमारे अपने जो वर्कर्स और अपने जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी बेताबी और उनकी वारफगी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही आपको नज़र आ रही है। तो अदरवाइज़ अल्लाह पाक का करम है, हर चीज़ बड़ी कंट्रोल्ड है। छोटी मोटी ये चीजें हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चलती हैं, पार्टी में नहीं है। गॉट योर पॉइंट। सऊद साहब, सर आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? आपके नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को, ज़हीम कादरी साहब को जपियां लगा रहे हैं जना आपके शहबाज शरीफ साहब के साथ? नहीं सर, मैं उन पे भी, ज़हीम कादरी वालों पर भी आ रहा हूँ। आप जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं। सऊद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है, बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। सर ये मुझे बताइएगा ज़रा, तहरीक इंसाफ पेशेंस की कमी के सबब मुझसे पहले ही ये जानना चाह रहे हैं फयाज़ुल हसन चौहान साहब कि ज़हीम कादरी एपिसोड के बाद, चौधरी निसार एपिसोड के बाद नून लीग का मुस्तकबिल क्या है? गो कि चौधरी निसार की जो मेहनत शाक़ा है, जो उन्होंने इतना दिन रात सरधड़ की बाजी लगा करके और नून लीग वालों को अपने ख़िलाफ़ किया, उसके बाद रोज़ाना एक नई तौजी, एक नई दलील पेश कर देते हैं कि नहीं, अल्लाह कसम मैं तो ये नहीं कह रहा था। आपके ख़्याल में ये चौधरी निसार को जो जवाब दिया है, ये मुँह तोड़ कहलाया जाना चाहिए या नहीं?
जी, मैं तो ये समझता हूँ चौधरी निसार साहब मुस्लिम लीग के बड़े पुराने साथी हैं और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उन्हें इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और जो घर का मामला होता है घर के अंदर सुलझना चाहिए, ये टीवी टॉक नहीं होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक बात है जो ज़हीम कादरी साहब की, तो उनकी ख्वाहिशात थी कोई बहुत बड़ी बड़ी, तो वो जब ना पूरी हो तो फिर आदमी ऐसी बात करता नहीं। तो वो अगर रास्ते अलग करने थे तो बहुत वक्त था, जब मिनिस्ट्री थी उनके पास तब रास्ते अलग हो सकते थे। इसी तरह वो मैं सुन रहा हूँ चौधरी गफूर साहब का, उनके पास भी जब तक तो रही है ये टूरिज्म की एमडीशिप, तब तक वो बिल्कुल ठीक थे। बस उसके बाद उनको जब टिकट नहीं मिला तो ये चीजें सूझती हैं। तो ये इस किस्म की चीजें हैं जो हर पार्टी में जब जिनको रिफ्यूज हो रहा है टिकट, वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं। इसको मीडिया में जितना मर्जी उछाल लें, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर पार्टी कर रही है। और जहाँ पे पार्टी में रश ज्यादा होगा उधर इस किस्म की चीजें सामने आती रहेंगी और लोग जो हैं फिर किसी और तरफ देखना शुरू करते हैं। ये सारा पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। पहले शायद मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता था, ये चीजें गुजर जाती थी, पार्लिमानी बोर्ड फैसले कर लेते थे। अब हर चीज छोटी छोटी बात हर कोई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको उठाता है और नेशनल मीडिया इंटरनेशनली वो दुनिया भर में कवरेज मिलती है। तो अब ज्यादा शौक हो गया लोगों को इस किस्म के काम करने का। राइट सर, मेरे साथ लाइन पे रहिएगा प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे साथ नादिर गबूल साहब हैं, ज़रा मैं इनसे थोड़ा सा एक दो बात कर लूँ। नादिर साहब, सर ये पहले तो कराची को फतह करने की ये जो कोशिश थी, आपने पहला पत्थर फेंका पानी में और उसके बाद फिर साइड पे लिहाफ ओढ़ के सो गए। कराची को आपने मफतूहा इलाका बनाना क्यों पसंद नहीं किया? क्या नविश्ता दीवार पढ़ लिया था या आपको ये पता चल गया था कि पीपल्स पार्टी ने इन्वर्टेड कॉमाज में जो खिदमात कराची के शहरियों के लिए अंजाम दी हैं, उसके बाद अब कराची के शहरी पीपल्स पार्टी के इस झांसे में नहीं आएंगे, या क्या वजह है? मुझे गलतफहमी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ख़ुद कराची से लड़ रहे हैं। लाड़काना के अलावा कराची की भी एक सीट NA 246 कराची साउथ से वो लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो लाखों की तादाद में यहाँ से वोट देंगे और साबित करके दिखाएंगे कि बिलावल कराची का है और कराची भुट्टो का है। और इंशाल्लाह ये जो चुंगल में फंस गया था शहर, ये दहशत गर्दों का, ये अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी का, MQM का, जिन्होंने भत्ते लाशें दी थी इस शहर को और डेवलपमेंट वर्क के अरबों रुपए खा गए थे और कुछ काम नहीं करके दिया था। इंशाल्लाह वो दौर बदलेगा और इसका पहला कदम, पहला पत्थर, आपने जिस तरह बोला, पहला पत्थर खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फेंका है। इसके अलावा कराची के हर डिस्ट्रिक्ट से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने बेहतरीन कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमेशा से ज़्यादा इस दफ़ा हम लोग सीट लेंगे। अगर पहले हम लोग 3 या 4 सीट्स लेते थे, इस दफ़ा इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम लोग 10 NA की सीट्स लेंगे और कम अज़ कम हम लोग 18 से 20 PS के सीट्स कराची से लेंगे। तो आपकी बात खुद गलत साबित हो जाएगी। चलें, लग रहा है ऐसा हो। सर फयाजुल हसन चौहान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, कल के शो में मैंने ये सवाल उठाया था, अनफॉर्चुनेटली आप तो हमारे साथ ना थे, लेकिन मैं दोबारा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा करके आपसे ये सुनना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने बहुत सारे यू टर्न लिए, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं आपके सियासी मुखालफिन, लेकिन ये जो यू टर्न इस दफ़ा इन्होंने लिया, ये तो मेगा यू टर्न है। इलेक्टेबल्स पे पहले तो लानत मलामत करने के बाद, उसके बाद इलेक्टेबल्स के लिए उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वही निहायत नाकाबिल हज़म है। उन्होंने उनको साइंसदान करार दिया, फरमाया कि इलेक्टेबल वो होता है कि जिसे इलेक्शन लड़ने की साइंस आती हो, और इलेक्टेबल तो करप्ट भी हो सकता है। अगर करप्ट लोगों के साथ ही आपने नया पाकिस्तान तश्कील देना है, तब्दीली लानी है, तो वो पुराने पाकिस्तान ने क्या तकलीफ दी थी आपको कि जो आप उनको, जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने कर्जे माफ़ कराए हैं, जो सियासी घाट घाट का पानी पी करके आपकी दर तक पहुँचे हैं, उनके गले में मफलर डाल के PTI का और आप तस्वीरें खिंचवाएं। नूरुल आरफीन भाई, मुझे आप एक बंदे का नाम बताएं जिसने कर्जे माफ़ कराए हैं, जिसको नैब की तरफ से सज़ा हुई है, या जिसको पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ना उसका कानून के ज़रिए से मुंह काला किया है, उसको हमने PTI में लेकर टिकट दिया हो। जनाबे वाला, अगर इलेक्शन लड़ने वाले लोग हमारे पास आ जाएं तो सारों जो है ना, वो सारी अपोजिशन और सारी मीडिया जो है वो ची ची चा चा चू चू शुरू कर देती है। तो जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ 10 साल जो है वो बोल बोल के कि सारी की सारी सियासत नवाज शरीफ की परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थी, लेकिन 2008 और 2013 के अंदर 150 और 200 MNA और MPA परवेज़ मुशर्रफ के राइट और लेफ्ट हैंड जो है वो ले लिए जाते हैं। उस वक्त तो कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है। ख्याल है कि ये गुफ्तगू हम ब्रेक से वापस आने के बाद भुगताएंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त असर से ज़बरदस्ती की कमर्शियल ब्रेक का।
वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फैयाजुल हसन चौहान साहब, सर आप बात कर रहे थे और आपकी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी, काइंडली अपनी बात को कंप्लीट कीजिए ताकि मैं अगले मेहमान से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। मैं आपको ये बता रहा था नूरुल आरफीन कि अगर जो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हो तो आपकी मुखालफीन को बड़ी जनाब मिर्चें लगती हैं कि जनाब यहाँ पे क्यों आ गए। एक ज़माना था जब खान साहब के पास कोई इलेक्टेबल्स नहीं थे तो सारा दिन दानिश्वर और आपके एंकर्स और मुखालफीन कहते थे इनके पास तो इलेक्टेबल्स ही नहीं है, इनके पास तो जीतने वाले लोग ही नहीं, जीतने की सलाहियत रखने वाले लोग नहीं हैं। अब जब सारे के सारे हमारे पास आ गए हैं, बाकी सारे यतीम हो गए हैं या ना बे औलाद बेवा वाला साहब हो गया है, तो अब सारे एतराज़ करने लगे हुए हैं। तो भाई अगर तो नैब का कोई फ़ैसला किसी के ख़िलाफ़ है, कोई मुल्क से दुश्मनी का, जैसे आपके पूरी आले शरीफ की एक एक फ़र्द का जहाँ मुल्क दुश्मनी और अवाम दुश्मनी से भरपूर एक कैरियर और एक ट्रैक्टर है, अगर वैसे कोई लोग हैं हमारे पास तो हमें बताओ। कोई मोदी का यार है तो हमें बताओ, कोई अजीत देवल का दिलदार है तो हमें बताओ, कोई आपका जनाब सुषमा स्वराज का जनाब कोई जनाब प्यारा है तो कोई हमें बताओ। भाई सारे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं। नहीं सर, आप मुझे नीम की गोली को ना, नीम की गोली को आप मुझे बेसन का लड्डू बता के दे रहे हैं। मैं ईमानदारी की बात है, इतना सीधा तो मैं बचपन में भी नहीं था कि मैं इतनी प्यार से ये गोली खा लूं। अच्छा 1946 का इलेक्शन सऊद साहब, सर एक सेकंड सर, मैं सऊद साहब से जरा गुफ्तगू कर लूं। फैयाज साहब काइंडली सर। खानजादे अखुनजादे सारे के सारे कायद-ए-आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग में आ गए थे 1946 में। अच्छा एक सेकंड, अच्छा सर एक सेकंड, सऊद साहब सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर एक ये खबर बता रही है कि शाहिद खाकान के नामुकम्मल और टेम्पर्ड कागजात मंजूर करने पर रिटर्निंग अफसर मुअत्तल। सर ये लोगों को ऐसा लगता है कि नून लीग में ये कागजात की टेम्परिंग जो है ये एक फैशन सा है। इससे पहले भी पनामा पेपर्स में भी कुछ इस तरह की सुनगुन आई थी आपके लीडरान कराम की तरफ से। तो ये जो कागज जैसा है जहां की बुनियाद पे सबमिट क्यों नहीं कराए थे? ये टेम्परिंग की जरूरत क्या है? जी मुझे तो इसका इल्म नहीं है, तो अभी इसकी कोई तहकीक होनी चाहिए। तब भी टेम्परिंग की बात हो रही थी, तब भी बाद में साबित हुआ था कहीं पे मियां नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था। टेम्परिंग होनी किस चीज के ऊपर थी? ट्रायल तो मियां नवाज शरीफ के हो रहे थे। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये टेम्परिंग और ये जो अखबारी खबरों पे तो मैं यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर शाहिद खान अब्बासी के कागजात के साथ टेम्परिंग हुई है तो कागजात तो रिटर्निंग अफसर के पास मौजूद थे। रिटर्निंग अफसर मुअत्तल हो गया सर, हुई है रिटर्निंग अफसर की कस्टडी में। रिटर्निंग अफसर मुअत्तल है, अफसर से पूछना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि शाहिद खान अब्बासी के कागजात रिजेक्ट इस टेम्परिंग की वजह से हुए हैं और इस टेम्परिंग की वजह से उनको इससे तो बाहर निकाला जाना चाहिए। वैसे भी हम बड़े दिनों से कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ बहुत सी फोर्सेस काम कर रही हैं। इमरान खान को हारने का खतरा था इस्लामाबाद से, इसलिए हमारे सारा ये खेल खेला गया है। ओके ओके, मेरे साथ रहिएगा सर, काइंडली आप लाइन पे रहिएगा। मैं नादिर कबूल साहब के पास जाऊं। सर कोई स्टेट एजेंट, कोई प्रॉपर्टी वाला आपके जानने वाला है? ये बिलावल हाउस 30 लाख रुपए में डिक्लेयर किया है बिलावल साहब ने। एक तो ये कि कौम से इस संगीन तरीन मजाक की वजह बताइए, और दूसरा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने 50 लाख रुपए की जो ऑफर दी है उससे कबूल करने के लिए क्या जतन किए जाएं कि कौम को एक अच्छा सा यतीम खाना मुयस्सर आए? देखें जी, मैं आपसे एक बात सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ इतने सालों से लोग छुपा रहे थे अपने एसेट्स, इमरान खान साहब तक भी कहते हैं कि जी मैं लंदन के दौरे लगाता हूँ और मेरे को गिफ्ट करते हैं लोग ये दौरे। भाई मुझे भी आप टिकट गिफ्ट करा दो। मैं भी पिछले कुछ साल तक स्टूडेंट था, मुझे भी जब पढ़ाई के लिए बाहर जाना होता था ख़रीदना पड़ता था। आपको कौन गिफ्ट करता है ये टिकट्स? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्लीन स्लेट से स्टार्ट कर रहे हैं। इनका कोई प्रीवियस इन्होंने कोई पब्लिक ऑफिस नहीं रखा है, ये फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने 1.5 अरब रुपये दिखाए हैं, डिक्लेयर किए हैं। बहुत सारे लोग तो छुपा रहे हैं इस चीज़ को। इन्होंने तो बताया जी मेरे पास दुबई में भी है, मेरे पास बाहर भी है। आपकी बात कथा कलामी की गुंजाइश हो रही है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं बिलावल साहब का कहा हुआ एक एक जुमला सर आंखों पे, सरे तस्लीम खम जो उन्होंने कहा वो दुरुस्त है। मैं तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ये पता करना चाह रहा था कि कौन से प्रॉपर्टी एजेंट ने उनको बहका दिया कि वो 30 लाख रुपए अपने उसमें लिख गए कागजात में। बिलावल हाउस 30 लाख रुपए का कैसे हो सकता है? मैं वही फरमा रहा हूँ ना, उसकी तो पार्किंग भी अरबों की है। मैं वही फरमा रहा हूँ जहाँ उन्होंने 1.5 अरब रुपए अपने शो किए हैं, बिलावल हाउस भी उन्होंने अपना अल्लाह का शुक्र है शो किया है। ये नहीं बोला कि जी मेरे पास कोई घर नहीं। छुपाएंगे कैसे?
क्योंकि वो तो महल है। उनके वालिद के नाम पे हो सकता है उनके वालिद के नाम पे इनके पास शेयर आए ना, इनके पास जो जितने भी एसेट्स हैं, इन्होंने खुद तो कहीं बिजनेस मुझे नहीं पता कि किया है या नहीं किया है, मगर जितनी भी इन्होंने चीज़ें शो की हैं उसमें 1/3 शेयर दिखाया, क्योंकि इनकी जो बाकी 2 बहनें हैं उनके साथ इनका शेयर होल्डिंग उसके, तो हो सकता है जो वैल्यू उन्होंने शो की है बिलावल हाउस की, हो सकता है कि वालिद के शेयर के बाद बाकी 2 बहनों के शेयर के बाद जो इनहेरिटेड इनके पास हिस्सा है, हो सकता है उस हिस्से की वैल्यू 30 लाख हो। जैसे मैं भी जिस घर में रहता हूँ, मैं भी बाकी अपने घर वालों के साथ शेयर करता हूँ, तो मैंने भी जो शो किए वो वही शेयर है जो कि मेरे हिस्से में आता है, पूरे घर का वैल्यू मैं नहीं शो करूँगा। तो हो सकता है बिलावल हाउस का, मैंने नहीं पढ़ा है, दोबारा पढ़ूंगा जाके मैं, हो सकता है इन्होंने अपने शेयर का 30 लाख लिखा हो। ओके, अच्छा सर मुझे ये बताइएगा फैयाज साहब, आपने बहुत सारे नगीनों को वोट दिया, जिसमें एक नाम नहाद मजहबी स्कॉलर, पार्ट टाइम एंकर और ना होने वाले डॉक्टर, वो भी शामिल हैं, जिनके बारे में कल मैंने शो में कुछ सवालात भी उठाए थे। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दिए हजरत, जाफर खान लगारी और सिकंदर बोसन, मैं इन लोगों को सिर्फ इसलिए नेक नाम तस्वुर कर लूं क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब के हाथ पे बैत कर लिए, मैं आमिर लियाकत को महज इसलिए मुआफ़ कर दूं उसकी तमाम मुशगाफियों के लिए कि इमरान खान ने उनको गोएड दे दिया है। आप मुझे ये बताइए कि ये लोगों को, उनके किरदार को, उनके अफ़ाल को नापने का कौन सा पैमाना है? यार नूरुल आरफीन, मुझे एक चीज़ बताओ, एक छुरी है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं किचन के अंदर और वहाँ सब्ज़ी काटते हैं, फल काटते हैं, गोश्त काटते हैं, वही छुरी आप किसी इंसान के जब वो पेट में घोंप दें तो छुरी तो एक ही है, काम तो एक ही है, एक तरफ पॉजिटिव हो रहा है, एक तरफ नेगेटिव हो रहा है। आप जो डॉक्टर आमिर लियाकत की बात करते हो या सिकंदर हयात बोसन की बात करते हो, जनाबे वाला वो जिन लीडरशिप की क़यादत में पहले थे, वहाँ पे कत्तो गारत गरी थी, भुत्ताखोरी थी, टारगेट किलिंग थी, वहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने किया, आप खरबों डॉलर की करप्शन करके मुल्क से बाहर पैसे भगवाने की बातें, टारगेट किलिंग फलाना ठिकाना सब कुछ था, इसलिए उन्होंने किया। छुरी के ऊपर जो खून है वो साफ हो गया। अभी बात सुन लो ना, जी जी, पूरी बात सुन लो सर। मैंने आपके सामने एक मिसाल रख देता हूँ। परवेज खटक साहब इससे पहले 3 पार्टियों में थे, वजीर रहे, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। खान साहब की क़यादत में वज़ीर आला बने। इस वक्त पाकिस्तान के 7 इंतज़ामी यूनिट हैं, वफाक से लेके 4 सूबे और 2 KP के, कश्मीर और आपका जनाब गिलगित बल्तिस्तान। इन सब में अगर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ओवरऑल किसी यूनिट की रही है तो वो KPK की रही है 5 सालों में। वो परवेज खटक जो है वो पहले कुछ नहीं जो है वो डिलीवर कर सका, अब वो डिलीवर कर गया। क्यों? कि वो इमरान खान की क़यादत में था, वो PTI की क़यादत में था। उसको हल्ला शेरी नहीं थी कि तूने खरबों डॉलर लूटने हैं और बाहर भेजना है। उसे हल्ला शेरी नहीं थी कि पंजाब की तरह, वफाक की तरह KPK के हर कारोबार के अंदर उसने अपना कब्जा करना है, उसके ख़ानदान ने कब्जा करना है, उसने अपने जनाब खाना पीना रहना सहना लोगों की जायदादों के ऊपर कब्जा करना है, शुगर मिलों पे कब्जा करना है, आपकी जनाब सीमेंट मिलों पे कब्जा करना है। उसको ये हल्ला, सर एक बात बताऊं, आपकी तहरीकें, आप जितनी बात कर रहे हैं ना, आप जितनी बातें कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं अपनी जुबान में इसे हवाई फायरिंग कहता हूँ। हवाई फायर से कभी निशाने नहीं लगते सर, एक बात। दूसरी बात ये, आप तो जंगल के बादशाह है ना, आप तो जंगल के बादशाह, अंडे दे या बच्चे दे, आप तो एंकर बन के बैठे हुए हैं, जो मर्जी तबसरा कर दें। लेकिन अच्छा ठीक है, चले यहाँ एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस जंगल मुकम्मल करूंगा, जरा मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। नादिर गबूल साहब, सर ये मुझे बताइएगा, पीपल्स पार्टी भी शिकस्त सुरेख से महरूम तो नहीं रह सकी, यानी टूट फूट का अमल यहाँ पे भी शुरू हो चुका है। बिलावल साहब लियारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शाहजहां बलोच नाम की एक हस्ती होती थी, MNA थे लियारी के, उनको भी टिकट नहीं मिला, उन्होंने भी अपनी 1.5 की अलग मस्जिद बना ली है, वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी में जो बड़ा अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रहने के दावे की बुलंद किया करती थी, पीपल्स पार्टी में ये जो पहली ईंट सरकी है, आपके ख्याल में इसका अंजाम क्या होने जा रहा है? देखिए शाहजहां बलोच की ख़ुद की कोई वैल्यू ना है ना कभी थी। वो एक आम सा वर्कर था पार्टी का, उसको पार्टी ने टिकट दिया। वैल्यू नहीं थी तो MNA क्यों बनाया?
मैं वही कह रहा हूँ ना, एक आम सा वर्कर था तो उस वक्त जो माहौल बना था, काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया था। तो शाहजहान एक पार्टी का वर्कर था, 90 से मेरे वालिद साहब के साथ उसने काम किया था। एक गली गली जाके वॉल चॉकिंग करना, इस तरह के काम हम उसको देते थे। तो पार्टी की बड़ी नवाजिश है कि ऐसे शख्स को उन्होंने उस ज़माने में टिकट दिया और 5 साल वो एक बहुत ही बाइज़्ज़त कुर्सी पे बैठा है, मैंने की अवामी नुमाइंदगी की कुर्सी पे। पर अगर अभी वो जाके पार्टी ने अगर उसको टिकट नहीं दिया और वो जाके इस तरह की हरकतें करे, देखें हर किसी को हक़ है जमहूरियत में अप्लाई करे, जाके वो 100 रुपये का फॉर्म है, 100 रुपये का फॉर्म आप भी फिल कर दें, जाके जमा करा दें, हर कोई कर सकता है। मगर जो साथ में ज़मानत जो जमा करनी होती है, इसको तो मैं कह रहा हूँ इसकी ज़मानत बुरी तरह से ज़ब्त हो जाएगी, क्योंकि इसकी कोई हैसियत पर्सनली नहीं है। पार्टी के अंदर ये रहता तो इसकी हैसियत आज भी होती, पार्टी आज भी इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देती और इसका फ्यूचर कहीं ना कहीं नज़र आता। मगर अभी इसको कुछ नहीं होगा, इसका अपनी बेइज्जती कराएगा ये। और ऐसे बहुत सारे और शख्स हैं ऑल ओवर कराची, ऑल ओवर पाकिस्तान, जो कि पार्टी से अगर नाराज़ हैं तो अपने अपने जाके मस्जिद, जिस तरह आप फरमा रहे थे, बना रहे हैं। तो उनको मैं दोबारा से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को जिसने भी छोड़ा वो बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे नेगेटिव में चला गया। पीपल्स पार्टी में आप रहें और यहाँ पे आप लोग का फ्यूचर है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नई क़यादत है और पाकिस्तान को एक ऐसे दौर की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पे मुझ जैसे नौजवान देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डेवलप होगा। तो इस सफ़र में आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ आप जैसे नौजवानों ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो मुझ जैसे बूढ़े आप लोगों को बहुत तंग करेंगे, जीना आराम बिल्कुल करें, आप लोगों का हक है जी, आप सवाल कर सकते हैं जमहूरियत में। राइट। अच्छा फैयाज साहब, सर 2 खबरें, कब्जा ग्रुप और इश्तिहारी टिकट ले गए, कारकुन महरूम रहे, जिनको टिकट मिला कोई नहीं जानता, वलीद इकबाल। दूसरी खबर है कि अगर इलेक्टेबल जरूरी है तो धरने क्यों दिए, ताहिरुल कादरी। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर कोशिश तो यही थी, नहीं कोशिश तो यही थी कि सवाल के तौर पे ये फिक्रा छोड़ दूं। सर देखिए, बात यह है, ताहिरुल कादरी साहब की एप्रीहेंशन रिजर्वेशन अपनी जगह है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल पार्टी कम और एक नज़रियाती और एक तबलीगी पार्टी आप समझ लें वो ज़्यादा है। इसी की वजह से हर दफ़ा वो जो ना वो बाइकाट कर देते हैं। हम तो इस मैदान के अंदर मौजूद हैं, सियासत जो है वो उसकी अपनी प्री रिक्विजिट्स हैं। सियासत अगर आपने करनी है तो उसकी अपनी कोई तरजीहात होती हैं, अपने उसके कोई असूल ज़वाबित होते हैं, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। अब इन चोरों लुटेरों का मुकाबला करना है तो मैदान में आके करना पड़ेगा। गंदगी को साफ़ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है, गंदगी से दूर रह के जाओ, आप गंदगी को साफ़ नहीं कर सकते। इमरान अच्छा, गंदगी को साफ करने के लिए ये भी जरूरी है कि जितने मुस्तनद जय्यद किस्म के गंदे हैं उनको भी अपने साथ बिठा लिया जाए, ताकि वो रहनुमाई करें कि ये गंदे ये गंदे। ये आपकी गलतफहमी है। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कह दिया, आपको ये राइट नहीं पहुंचता कि आप उन लोगों को गंदा कहें। अगर तो वो डिक्लेयर्ड नैब के जनाब मुजरिम हैं, अगर वो डिक्लेयर्ड जनाब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता हैं, अगर वो डिक्लेयर्ड जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून से जो है वो सज़ा याफ्ता है, फिर तो आपको ये राइट बनता है। अदरवाइज़ आपको ये राइट नहीं बनता कि आपके पास अगर जो है वो एक एंकर की हैसियत से आपके पास एक फोरम मौजूद है तो आप उनको ये कहना शुरू हो जाए कि यार वो गंदे हैं। ठीक है ना जी। अच्छा सर, वलीद इकबाल साहब की गलतफहमी किस तरह रफा करेंगे? शरीफ हो गया, किसकी? वलीद इकबाल। देखो, वलीद इकबाल साहब काबिल एहतराम है, इंतहाई मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन सियासत के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, सब्र करना पड़ता है। मुझे पिछले इलेक्शन के अंदर टिकट नहीं दिया था पार्टी ने, सारी दुनिया जानती है कि मेरा विनिंग इलेक्शन था, लेकिन मैंने सब्र किया और 5 साल पार्टी की मैंने खिदमत की जान हथेली पे रख के। लेकिन आज अल्लाह पाक ने उसका जो अजर दे दिया कि बड़े बड़े सरमायादार थे मेरी पार्टी के अंदर मेरे मुकाबले में, लेकिन एक मिडिल क्लास एक वर्कर को जो है वो टिकट मिल गया। सब्र से काम करना पड़ता है। सियासत ना तो जो है वो 2020 है, ना ये वनडे है, ना ये टेस्ट मैच है, ये पूरी ज़िंदगी का मैच होता है। इसमें पूरे सब्र और जबर के साथ जो है वो चलना पड़ता है। आप कहें कि फ़ौरन जो है वो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये इस तरह नहीं होता। मेरी वलीद इकबाल साहब से गुजारिश है कि थोड़ा सा सब्र करके, थोड़ा सा जबर करके, थोड़ा सा हौसला करके मामलात को चलाएं। अल्लाह पाक ने जो किस्मत में लिखा होता है वो मिलना होता है। राइट। नादिर गबोल साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि कराची वालों का जो मूड है वो तो इस वक्त कुछ अजीब ही इंडिकेशन दे रहा है। उनका रुझान जो मुझे अब तक मैं समझ पाया हूँ कि ना तो शायद तहरीक इंसाफ की तरफ इतना ज़्यादा है जितना तहरीक इंसाफ को गुमान है, ना पीपल्स पार्टी की तरफ है। तो ये उर्दू बोलने वाला वोट बैंक जो है, आपके ख्याल में ये छक्का, ये लॉटरी किसके नाम की जाएगी? क्योंकि वहाँ एक अजीब सी कन्फ्यूजन है, ना पीएसपी की तरफ उनका कोई झुकाव वाज़ेह है, पीआईबी और बहादुराबाद तो खैर समझ में उनके खुद भी नहीं आ रहा, तो लोग क्या समझेंगे?
इसी मौजू पे मैंने एक अखबार में ऑपेड भी लिखा था, द न्यूज़ में, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा कि ये कराची की हिस्ट्री में मतलब 30 साल के बाद एटलीस्ट मेरे लाइफ टाइम में ये पहला इलेक्शन होगा जबकि कोई दहशत और फियर नहीं होगा वोटर के ऊपर, कि कोई उसको डंडा पकड़ के या बंदूक पकड़ के उसको नहीं घसीट के ले जाएगा कि भाई तुमने सिर्फ पतंग को वोट देना है। ना ऐसा होगा कि भाई आपकी शनाख्ती कार्ड चोरी करके ले जाएंगे और किसी मुर्दे का वोट आप दाखिल करा देंगे। तो कराची के आवाम से मेरी अपील है कि आपके पास ये पहला मौका है, जमहूरियत में आपका जो राइट है उसको फुली एक्सरसाइज करें और सोच समझ के उस शख्स को या उस पार्टी को वोट दें जिसने आपको दिखाया है कि जी पाकिस्तान किस तरह प्रोग्रेस करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 5 साल में कराची की बहुत खिदमत की है, जिस तरह से हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी पिछले महीने मैंने लियारी के अंदर NICVD का इफ्तिताह के लिए मैं गया था, वहाँ पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट NICVD लियारी के अंदर वहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप देखें कि जो इससे पहले 25-30 साल थे, 12 मई जैसे इंसिडेंट्स थे और बल्दिया टाउन फैक्ट्री जैसे इंसिडेंट थे, और अभी माशाल्लाह से पिछला 5 साल आप देखें जिसमें लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। आप इस बिना पे आपको लगता है कि वोट बैंक इस दफ़ा आपके हाथ रहेगा? फयाजुल हसन चौहान साहब, सर 30 सेकंड्स हैं, अगर आप मुख्तसरन जवाब मुझे इनायत फरमाएं। इमरान खान साहब की कन्फ्यूजन का खात्मा किस तरह मुमकिन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नाराज वर्कर जो जिनकी नाराज़गी किसी तौर ख़त्म होने में नहीं आ रही है, किस तरह से आप उनको राम कर पाएंगे? नूरुल आरफीन भाई, हमारा कोई वर्कर नाराज़ नहीं है। पिछले इलेक्शन के अंदर नून लीग के वर्कर तो जो है वो खंभों पे चढ़ गए थे, लेकिन आज वो नफरत की सूली पे चढ़े हुए हैं। हमारा कोई वर्कर भी जो है ना खंभों पे चढ़ा है, ना किसी की और जगह पे चढ़ा है। वो अल्लाह पाक का करम है, उसने एक जमहूरी अंदाज से जो है वो एहतजाज किया। उसके बाद आज टिकट फाइनल हो गया, सारे अपने अपने हलकों में काम करेंगे और दुश्मनों की और शरीकों वालों की जो है ना कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इमरान खान की क़यादत है, पूरी पार्टी मुत्तहिद है और इंशाअल्लाह सिसिलियन माफिया को शिकस्त दी है। अब यहाँ पर इस मुल्क में कत्लो गारतगरी की सियासत करने वाले, भत्ताखोरी की सियासत करने वालों को भी कराची के अंदर जो है वो शिकस्त फाश देंगे और पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह आपकी गॉट योर पॉइंट। मुझे यहाँ वाइंड अप करना है सर। नाजरीन, ये थे मेरे मौजूद मेहमान की में पूरे मुल्क के इंतखाबात में क्या होने जा रहा है इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन यहाँ मेरे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।